हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल से जीपीएससी CGF मूवावियर्स पे। जैसा कि मैंने इससे पहले एक और वीडियो अपलोड कर चुका है आर्यभट्ट अकेडमी और जॉब वर्ल्ड कोचिंग संस्थान की टेस्ट सीरीज़ का, है ना। और उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया क्योंकि क्वेश्चन के लेवल ही इनके काफ़ी ज़बरदस्त थे। ऐसे ही मैं और कई सारे संस्थान से जहाँ से भी मुझे टेस्ट सीरीज़ के PDFs मिल सकेंगे मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में बने रहिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है दोस्तों, बाकी ये आप देख सकते हैं इनका जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग का स्तर है काफ़ी अच्छे स्तर का है। और इनका जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है मात्र 400 रुपये है। मतलब मात्र 400 रुपये में आपको ऐसे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो किसी भी कोचिंग संस्थान में देखने को नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि अधिकतर कोचिंग संस्थान में वही और रिपीटेड क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जाता है। लेकिन आपने इसका मेरे इस यूट्यूब में चैनल पे इस कोचिंग संस्थान के वीडियो को देख चुके हैं, है ना। क्वेश्चन के लेवल आपको समझ ही आ गए होंगे, नहीं तो इस वीडियो में आपको समझ ही आ जाएंगे कि कितने बेहतरीन और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट ये क्वेश्चन पैटर्न सेट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों मैं यहाँ कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बस आप लोगों के सेवा में ला रहा हूँ। जहाँ से मुझे जो भी मिल जाते हैं सभी को मेरा लाने का प्रयास रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पहला, किलबिली माता मंदिर किस ज़िले में है? बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन एक, ये क्वेश्चन एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारंगढ़ बिलईगढ़ में किलबिली माता मंदिर है। क्वेश्चन नंबर दो, कलचुरी वंशी शासक प्रारंभ में किस संवत का प्रयोग करते थे? तो बताइए दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, त्रिकुटक संवत। क्वेश्चन नंबर तीन, छत्तीसगढ़ के पौराणिक नदियों के नाम सुमेलित कीजिए। तो ये है दोस्तों, बताइए छत्तीसगढ़ के जो नदी है वर्तमान में उनका प्राचीन नाम क्या था? सबरी, एरपा, खारून, जोंक, तेल। और उधर आप मैच कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर है सी। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी को एक का सी है यानी सबरी का है मालनी, दो का डी, है ना। ये दो का डी मतलब कि एरपा का कुमकुम। तीन का सी जोंक का, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, है ना। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर तो है सी ही आएगा, लेकिन एक का सी मतलब ये मालनी सबरी का हो गया। दो का डी, ठीक है, अल्फा वीपा। और तीन का ये ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग उतना अच्छे से नहीं हो पाया इसलिए तीन का ई। खारून का है कुमकुम। चार का ए, जोंक यानी जोंक है। ठीक है, पैरी भी है, पलासनी पैरी और जोंक भी लिया है। और तेल का उत्पला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, आधुनिक शक्ति जिले से प्राप्त किरारी यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारियों के नाम व कार्य सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है पूछे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने केवल अभी तक इतना ही पढ़ा होगा कि किरारी काष्ठ स्तंभ कहाँ से मिला है, ये है ना, और किस वंश से संबंधित है, सातवाहन वंश। और ये भी याद रखिएगा उसमें जो किरारी काष्ठ स्तंभ है जो ऐसा करके है ना, उसमें बहुत सारे पदाधिकारियों के नाम लिखे गए हैं। ये भी आपको वर्तमान में गुरु घासीदास संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा किरारी काष्ठ स्तंभ, है ना। तो इसमें जो बहुत सारे पदाधिकारियों के नाम हैं उनमें आपको मैच करना है और कौन सा सही नहीं है पूछा है ये। ठीक है, ये बताना है। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, महानासिका पत्रवाहक। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे ये दूसरा बी भी डाउट लग रहा है क्योंकि कुलपुत्र को अभियांत्रिकी इंजीनियर, बाकी इन्होंने आंसर लिया है सी, महानासिका का पत्रवाहक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच, महापाषाणकालीन स्थल कब्रा पहाड़ के संबंध में सत्य है? बताइए दोस्तों। पहला है यह रायगढ़ जिले के गजमार पहाड़ पर स्थित है। दूसरा, यह लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल व सांभर के चित्र अंकित मिलते हैं। तीसरा, यहाँ से लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार मिले हैं। तो पाँचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक दो तीनों सत्य हैं। ठीक है, कब्रा पहाड़ सभी सत्य हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर छः, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शासक व उनके उपाधि सुमेलित कीजिए। तो पुरुषोत्तम देव आपको मैच करना है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, काफ़ी आसान है। छठवें का राइट आंसर डी, आप लोग मैच कर लीजिएगा, है ना। पुरुषोत्तम देव सी है, रथपति। दो का ए, रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई। तीन का बी, कलिंगराज परम महेश्वर। चार का सी,
इसमें ये ई है, सॉरी ई है, 4 का ई है ना। अच्छा यहाँ पे ई है सकल कौशलाधिपति है ना ये। अब 5 का डी यानी ये 5वां जाजल देव तुम माणाधिपति। क्वेश्चन नंबर 7, इस राज्य में मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी यानी कि 1, 2 व 3 यानी ठठारी, तारापुर व बारागांव। ठीक है, मौर्यकालीन सिक्के बोल रहे तो ठठारी, तारापुर, बारागांव। खरसिया से दोस्तों कहाँ के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं खरसिया से। क्वेश्चन नंबर 8, सही जोड़ी मिलाइए है ना, इसमें मैच मेकिंग करना है आपको। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, ए। आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, राजा, एक तरफ राजा का नाम दिया गया शासक, एक तरफ उनके राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न ऐतिहासिक साक्ष्यों को कालक्रम अनुसार पहले से बाद में जमाइए। 9वें का जो राइट आंसर है हो जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, सी हो जाएगा। ठीक है, 3, 1, 4, 2, 5 यानी पहले पोड़ागढ़ शिलालेख लिखा गया है, फिर गोंडा ताम्रपत्र, फिर अड़भाव ताम्रपत्र, फिर अमोदा, लास्ट में टेमरा सती अभिलेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, छिंदक नागवंश के संबंध में सत्य कथन है। तो छिंदक नागवंश के संबंध में सत्य कथन बताइए। पहला है परम भागवत इनकी उपाधि थी, बिल्कुल सही। छिंदक नागवंशी में सत्ता संघर्ष के लिए चोल और चालुक्य के शासकों का हस्तक्षेप रहा, तो दोस्तों ये गलत है। सॉरी इसमें सत्य कथन पूछा है ना, तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये बी सही है। ठीक है, और सी, गुंड महादेवी के बावसूर अभिलेख से ज्ञात होता है कि सोमेश्वर देव का पुत्र कन्हर देव था। डी, इनके ध्वज चिन्ह में हाथी का अंकन था। तो इसमें 10वें में आपको जो पूछा है तो 10वें का आंसर हो जाएगा बी, छिंदक नागवंशी में सत्ता संघर्ष के लिए चोल और चालुक्य का हस्तक्षेप रहा। ये दोस्तों 10वें में पूछा है छिंदक नागवंश के संबंध में सत्य कथन, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मघेश्वर पर्वत जिसे प्राकृतिक शिवलिंग की संज्ञा दी जाती है किस जिले में है? तो मघेश्वर पर्वत दोस्तों ये जसपुर जिले में है। एक बड़ा सा पूरा का पूरा पहाड़ ऐसा है जिसको प्राकृतिक शिवलिंग की तरह पूजा किया जाता है जसपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, अशोककालीन मूर्तियाँ जो कोटाडोर से प्राप्त हुई हैं किस जिले में हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा सी, मनेंद्रगढ़, चिरमेरी, भरतपुर। ये पहले आपका कोरिया जिला में पड़ता था, लेकिन अब ये मनेंद्रगढ़, चिरमेरी, भरतपुर में आएगा। ये अशोककालीन मूर्तियाँ कोटाडोर, इसको CGPSC CGAPM कई बार पूछ चुका है। कभी कोटाडोर कहाँ है, कोटाडोर किस लिए फेमस है, या अशोककालीन मूर्तियाँ कहाँ से मिली, ऐसा घुमा घुमा के। क्वेश्चन नंबर 13, सातवाहनकालीन स्थल बूढ़ी खार के संबंध में सत्य कथन है, बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें असत्य कथन पूछा है। ठीक है, असत्य कथन देखते हैं। पहला है यह बिलासपुर जिले के मल्हार के समीप स्थित है। दूसरा, यह यहाँ पहली शताब्दी में शैव मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। तीसरा, इसके लेख से पता चलता है कि यहाँ स्थापित मूर्ति प्रभावती और भारद्वाजी स्त्रियों द्वारा निर्मित है। चौथा, इनमें अभी अंकित लेख ब्राह्मी लिपि में है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, असत्य कथन पूछा तो बी, यहाँ पहली शताब्दी में शैव मूर्ति स्थापित की गई थी, नहीं, ये नहीं, विष्णु मूर्ति स्थापित, विष्णु जी की मूर्ति है ये बूढ़ी खार, प्राचीन मूर्ति, चतुर्भुजी मूर्ति है यहाँ विष्णु जी की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, नलवंशी शासक स्कंदवर्मन के द्वारा किस वकाटक शासक को पराजित करके नल वंश की पुनः स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है दोस्तों बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवसेन। ठीक है, नल वंश के शासक स्कंदवर्मन के द्वारा वकाटक शासक देवसेन को पराजित करके नल वंश की पुनः स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, किस कलचुरी शासक के शासन में सोमराज नामक व्यक्ति द्वारा मल्हार में केदारेश्वर मंदिर है ना, आधुनिक में पतालेश्वर नाम है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी, जाजल देव द्वितीय। ठीक है, सोमराज नामक व्यक्ति द्वारा मल्हार में केदारेश्वर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, मल्हार में केदारेश्वर या आधुनिक पातालेश्वर कौन बनाया? जाजल देव द्वितीय। IMP क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। सही जोड़ी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, तो एक तरफ शासक का नाम दिया है, राजाओं का नाम दिया है, और एक तरफ उनके राजवंश दिया है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा इसको।
क्वेश्चन नंबर 17, नल वंश के शासकों को शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो नल वंश आपने पढ़ा है उनके जो जितने भी शासक हैं इसको क्रम में जमाइएगा, है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों व्यापम पीएससी का मतलब फेवरेट क्वेश्चन है। ये इतने बार पूछ चुका और आगामी पूछते भी रहेगा हर एग्ज़ाम में, क्योंकि लोग बाग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा बी। 1 2 3 4 5, व्याघराज, फिर वराहराज, फिर स्कंदवर्मन, पृथ्वीवर्मन, फिर भीमसेन। किस वंश का है? नल वंश का है। क्वेश्चन नंबर 18, शासक और उसके अभिलेख सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 मैच मेकिंग करना है। एक तरफ है उनके शासक का नाम, दूसरी तरफ है उनके द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्र। तो 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, 18 का राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है ना। हम देख लेते हैं। प्रवरा 1 का घ बोल रहा है यानी प्रवराज मल्हार ताम्रपत्र। 2 का ग बोल रहा है यानी महाशिव तिवारदेव बारोदा ताम्रपत्र। और 3 का ख बोल रहा है नन्न राज द्वितीय अड़भार ताम्रपत्र। 4 का ग नरेंद्र राज 4 का क कुरुद नरेंद्र राज कुरुद ताम्रपत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताम्रपत्र और शिलालेख से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, है ना, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19, 1972 में बाणभट्ट से खोजे गए गुप्तकालीन सिक्कों में किन शासकों के प्रमाण मिलते हैं? सबसे पहले बात याद रखिए दोस्तों, बाणभट्ट कहाँ, ये पान लिख दिया गया है गलती से, बट ये बान होगा। ठीक है, बाणभट्ट कहाँ? दुर्ग जिले में है, दुर्ग जिले में जामुल के पास। ठीक है, यहाँ क्या मिला है? गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं 1972 में। बाणभट्ट में जो मंदिर है दोस्तों विष्णु जी का मंदिर है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हाल ही में भी नया क्वेश्चन बना हुआ है कि यहाँ एक कुंड है ना। बाणभट्ट कभी आप जो घूमने जाएंगे तो वहाँ मंदिर है, मंदिर के पास में कुंड है। बोला जाता है कि वहाँ स्नान करने से पाप मुक्ति मिलता है, यानी पाप मोचनी कुंड। तो ये सीजीपीएससी ने पूछा भी हुआ अभी हाल ही में, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन में कूट बना के दिया था कि बाणभट्ट में पाप मोचनी कुंड, मतलब पाप मोचनी कुंड कहाँ है, किस मंदिर में करके। तो ये बाणभट्ट मंदिर में है दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर देख लेते हैं कि बाणभट्ट में खोजे गए गुप्तकालीन सिक्कों में किन शासकों के प्रमाण मिलते हैं। तो 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 दोस्तों, ऐसी क्वेश्चन से आप एक टॉपिक से कई सारे आंसर का लिंक बनाते जाइए कि और क्या क्या पूछा जा गया है या पूछ सकते करके। जैसे मैंने आपको इस एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन रिपीट करवा दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, किस ताम्रपत्र में पांडुवंशी शासक तिवारदेव को माता पितृदानु की धाता के नाम से उल्लेखित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, बोड़ा ताम्रपत्र। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैंने इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी बता दिया कि कौन से टेलीग्राम में चैनल में जाके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके जो टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी आपको डिटेल बता दूंगा कि जो इस लेवल के क्वेश्चन हैं आपको कहाँ के टेस्ट सीरीज़ में और कैसे आप ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो डायरेक्ट इनके जॉब वर्ल्ड के और आर्यभट्ट के टेस्ट सीरीज़ में, या तो सीधा सीजीपीएससी प्री के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 21, हाथामाड़ा व बारहझरिया भित्ति गुफा शैल चित्र का संबंध किस जिला से है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कोरबा। ठीक है, ये अभी नया खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, अलबरूनी की रचना में किस कलचुगी शासक का वर्णन मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है दोस्तों बताइए, ये हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर है, कलिंग राज। अलबरूनी यानी कब आया था? ये महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, और इन्होंने जो अपने रचना था तहकीक हिंद, उसमें कलचुगी शासक किसका, कलिंग राज का वर्णन किया है। सब याद रखिएगा, अलबरूनी इंडियन हिस्ट्री में मिलता है ये। क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरी राजवंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। तो शरभपुरी राजवंश के शासकों की राजधानियाँ बताएं, पूछा इसमें। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 3 4, शरभपुर, प्रसन्नपुर, शिवपुर। बहुत सारे लोग अभी प्रवरपुर को भी लगा दिए थे, है ना, ये नहीं है। इनके जो राजा थे प्रवरसेन ने अपने नाम से प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था, ये जो तीसरा नंबर देख रहे हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश एवं शासक सुमेलित कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 24 में वही एक तरफ राजा का नाम दिया और एक तरफ आपको उनके राजवंश से सुमिलित करना है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, CBAD यानी राजर्षि तुल्य भीमसेन द्वितीय, और नल वंश है स्कंदवर्मन, है ना, और सी का ए यानी राज शरभपुरी वंश के जयराज, और पांडु वंश के चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 25 नलवंशी शासकों के साक्ष्य के संबंध में प्रमुख स्रोतों में शामिल है। पहला प्रभावती गुप्त का विधिपुर ताम्रपत्र, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, नंदीवर्मन द्वितीय का उदयनिधि राम दान पत्र। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1, 2 व 3 तीनों सही हैं। नलवंशी शासकों के साक्ष्य, ठीक है, तीनों साक्ष्य मिले हैं जिसमें से नलवंशी शासक के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26 सही कथन क्या है। पहला घाटी पौनी प्रथा सुंडी धोबी पनवा कलाब जातियों से संबंधित था। दूसरा दलपत देव को प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती कहते थे। तीसरा अजमेर सिंह के काल में कोटवार की संधि हुई। तो बताइए दोस्तों 26 का सही कथन। तो 26 का सही कथन हो जाएगा दोस्तों ए, केवल एक सत्य है ना। बहुत से लोग अभी सभी सत्य सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, इसमें केवल एक सत्य है। घाटी पौनी प्रथा सुंडी धोबी पनवा कलाब जातियों से संबंधित था। दोस्तों पहला तो ये है, बता देता हूँ कि घाटी पौनी प्रथा जो आरंभ हुआ किस राजा के टाइम में, जो बस्तर के काकतीय वंश के राजा थे आपके रुद्र प्रताप देव, है ना, 1910 के आसपास, उनके काल में ये घाटी पौनी प्रथा हुई। इसमें ये होता था कि ये जो जितने भी निम्न वर्ग के जाति वाले होते थे, सुंडी धोबी, है ना, पनार कलार, इनकी जो महिलाएं या तो विधवा हो जाती थी या परित्यक्त कर दिया जाता था, तो उनकी नीलामी की जाती थी, और इसमें केवल उसी निम्न जाति के ही वर्ग के लोग खरीदते थे जिस जाति से महिला होती थी, है ना। तो इससे महिलाओं को भी समाज में एक अच्छा स्थान मिलता था, ताकि वे दर दर ना भटके या किसी और के ताना सहन कर सके करके। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि दलपत देव को प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती कहते थे। दलपत देव नहीं थे, वे दूसरे राजा थे, ठीक है। और अजमेर सिंह के काल में कोटवार की संधि भी नहीं, अजमेर सिंह नहीं बल्कि दरिया देव के काल में कोटपाड़ की संधि है, ठीक है। आप लोग इसको और डिटेल में देख लीजिएगा बुक से अपने। क्वेश्चन नंबर 27 छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश और उनकी साक्ष्य के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश और उनके साक्ष्य, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। कालिंजर अभिलेख में बाण वंश की जानकारी मिलती है, ये सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख में राजर्षि तुल्य की जानकारी सही है ना। भानुगुप्त ऐवण अभिलेख से शरभपुरी वंश की जानकारी मिलती है, एकदम सही है। सी प्रयागराज प्रशस्ति से नल वंश की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर राजा मयूर ध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहे हैं, है ना। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। ये PSC का ये क्वेश्चन आ चुका है। ये पहला है मोराध्वज हस्तिनापुर के पांडव युधिष्ठिर का समकालीन था, सही। दूसरा अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था, सही। और सी इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये गलत है। इस विवाद का जो समाधान था श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों यमराज जी के साथ आए थे, ठीक है। तीसरा लास्ट ऑप्शन मयूर ध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आगे से कटवाया था, है ना। तो ये भी सही है। 28 का आंसर जो इसमें गलत है पूछ रहे, सी गलत है ये, ठीक है। युधिष्ठिर नहीं बल्कि श्री कृष्ण और अर्जुन आए थे यमराज जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 केसरी बेड़ा अभिलेख में किस नल शासक को महेश्वर महासेनापति सृष्टि राज्य विभव आदि कहकर संबोधित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अर्थपति भट्टारक को केसरी बेड़ा अभिलेख में, है ना, अर्थपति भट्टारक को महेश्वर महासेनापति सृष्टि राज्य विभव आदि कहकर संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 बाणवंश के शिलालेख में विक्रमादित्य का उल्लेख किस नाम से मिलता है। बाणवंश के शिलालेख में विक्रमादित्य का नाम उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, ठीक है। जय मेऊ नाम से मिलता है, किसका, बाणवंश के विक्रमादित्य का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ की मंदिर व प्राचीन राजाओं से संबंधित नहीं है। मतलब कौन से मंदिर कौन से वंश से है और ऐसा है बताना समझना है आपको, और जो गलत है उसको टिक करना है। तो 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ए, पहला ही गलत है। पाली का शिव मंदिर है ना, ये गलत है। ये कोरबा में पाली है और पांडु वंश तो कोरबा तरफ नहीं, नीचे साइड थे, शिवपुर महासमुंद तरफ। ठीक है। राजीव लोचन मंदिर नलवंश सही है, विलास तुंग ने बनवाया था नलवंश के। श्री लक्ष्मण मंदिर पांडुवंश बिल्कुल सही है, महारानी वाष्टा सेन ने नींव डाली थी, और बाल अर्जुन महाशिवगुप्त बाल अर्जुन ने इस बनवाया था। देवानी जेठानी मंदिर सरयपुर, ये भी सही है। तो पहला जो है वो इसका गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 32, कांकेर सोमवंशी किस शासक ने देवहद में 5 मंदिरों का निर्माण कराया तथा 6वें मंदिर का निर्माण अपनी रानी भूपल्ला देवी के नाम पर कराया था? तो 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी, कर्णराज ने। ठीक है। ये कांकेर के सोमवंशी शासक थे कौन? कर्णराज। ये क्या किए थे? देवहद में 5 मंदिरों का निर्माण कराया था। किसने? कांकेर के सोमवंशी शासक कर्णराज ने। ऐसे आपको पढ़ना है। तथा 6वें मंदिर का निर्माण अपनी रानी भूपल्ला देवी के नाम पे कराया। मतलब एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, छत्तीसगढ़ के पांडुवंशी शासकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पांडुवंश के ताम्रपत्र में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, पांडुवंशियों के शिलालेख में कीलाक्षर लिपि का प्रयोग किया गया। तीसरा, बस्तर अंचल में उनके शासन संबंधी कोई भी प्रमाण नहीं होते। तो 33 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों यहाँ पे सही हैं। ठीक है। पांडुवंश पेटिका शीर्ष लिपि याद रखिएगा, प से पांडु प से पेटिका एकदम याद हो जाएगा। और दूसरा है, पांडुवंशियों की शिलालेख में कीलाक्षर लिपि का प्रयोग हुआ है ना, ये भी सही है। और तीसरा, बस्तर अंचल में उनके कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये महासमुंद जिले में थे पांडुवंश था ना, धमतरी महासमुंद। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक कांकेर क्षेत्र में सोमवंश के शासकों में शामिल है? मतलब कांकेर के सोमवंश शासक है ना, कांकेर के सोमवंशी शासकों के नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, 1 2 3 है। सिंह राज है, सोमराज है, कर्णराज है। लक्ष्मण राज ऐसा नाम के राजा नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आप देख ही लिए हैं ना, किस तरह के बहुत ही बेहतरीन और सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एकदम नए पैटर्न से हूबहू मेल खाते हैं। मैंने काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़ देखे बट ऐसे क्वेश्चन मुझे कभी कहीं नहीं मिले। दोस्तों मेरा फिर से बता दूँ, मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए एक जन सेवा की तरह कार्य कर रहा हूँ। खासकर उन जो गरीब लोग रहते हैं, जो बेचारे संसाधन के अभाव में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर पाते, या जो पहाड़ी दूर दराज के जो जनजाति भाई बंधु लोग हैं, उनके लिए मेरा चैनल समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, खासकर उन ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक ने अपनी माता को ज्वर से ठीक करने के लिए देवभोग क्षेत्र को दान में दे दिया था? देवभोग क्षेत्र दोस्तों वर्तमान में जो गरियाबंद जिला है वो देवभोग क्षेत्र आता था। ठीक है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, राजा सोमन्न राज ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, जाजलदेव प्रथम के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए, पढ़ लेते हैं इसको। पहला है, कलचुरी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक जिसके 2 अभिलेख साक्ष्य रतनपुर और पाली से मिलते हैं, ये एकदम सही है। जाजलदेव प्रथम के 2 अभिलेख मिलते हैं रतनपुर पाली से। दूसरा, पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम अभिलेख में उसे जगत सिंह भी कहा गया है। आगे देखते हैं, जाजलदेव प्रथम ने तांबे के सिक्के पर चंदेलों के सिक्कों के समान ही हनुमान की आकृति का अंकन कराया था, ये भी सही है। डी है, जांजगीर शहर में नक्टा मंदिर का निर्माण है, ये एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, जांजगीर शहर अगर कभी आप घूमने जाएँ तो वहाँ पे भीमा तालाब है, बहुत ही फेमस जगह है, चौपाटी है वहाँ, बोटिंग होता है वहाँ, और उसके नज़दीक ही आपको ये नक्टा मंदिर देखने मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 36 में जो बोल रहे असत्य कथन क्या है, तो ये इसका बी सत्य कथन है। ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, कि इसको पृथ्वीदेव द्वितीय को राजिम अभिलेख में जगत सिंह कहा जाता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, कमाविसदार द्वारा परगने के लिए उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं?
क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी, महलेंस। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, कमाविस द्वारा परगने के लिए उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं? महलेंस। ठीक है, महलेंस। क्वेश्चन नंबर 38, छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजवंश उनके शासन क्षेत्र के संदर्भ में सम्मिलित हैं। तो बताइए दोस्तों, फिर से वही कि राजवंश दिया है और एक तरफ उनके शासन क्षेत्र दिए गए हैं। तो राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, है ना, यानी CDAB, CD और A और B। तो राजर्षि तुल्य का आ जाएगा आरंग क्षेत्र में, शरभपुरी वंश का आ जाएगा प्रसन्नपुर में, तीसरा पर्वत द्वारा का वंश आ जाएगा पथरला क्षेत्र में, और बाण वंश का हो जाएगा पाली क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद 39, गुंजी से प्राप्त शिलालेख के संदर्भ में सत्य है। 39 का जो आंसर हो जाएगा, इसमें पढ़ लेते हैं 39। इसमें सातवाहन राजा कुमार वर्धत से भी उल्लेख मिलता है। दूसरा, आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान में देने का उल्लेख मिलता है। तीसरा, शिलालेख की भाषा संस्कृत व लिपि ब्राह्मी है। तो 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2 इसका सही है ना। इसमें सातवाहन राजा कुमार वर्धत श्री का उल्लेख मिलता है और आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान में देने का उल्लेख है। तीसरा गलत है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, पुराणों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के बाद किस वंश के शासन का प्रमाण मिलता है? तो बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के बाद कौन से वंश का शासन देखने को मिला? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, नोटा। 40 का इन्होंने लिया है ननब अबो। सातवाहन के बाद वकाटक, मेरे ख्याल से तो सतवाहन के बाद जो है वकाटक आना चाहिए, बट इनका जो आंसर लिया गया नोटा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर 41 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी। ठीक है, देव समर्पित। अब देखिए दोस्तों, लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर, अगर आप कभी गए होंगे तो अंदर में देखने को मिल जाएगा, वहाँ विष्णु जी की मूर्ति है। ठीक है, तो पहला तो सही है, मैंने बताया महाशिवगुप्त कालीन उनकी माँ वाष्टा देवी द्वारा अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में बनवाया चालू किया था। दूसरा, पक्की ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन स्थापत्य है। ये जो आजकल के जो ईंट देखने को मिलते हैं दोस्तों, ईंट का मंदिर है और उस ज़माने से मतलब 1000 साल पुराना, 1500 साल पुराना मंदिर है ये। तीसरा, देव समर्पित भगवान शिव, ये गलत है, वहाँ विष्णु जी की मंदिर है। और चौथा, ईशान कवि की प्रशस्ति रचना विद्यमान है, बिल्कुल सही है। दोस्तों, कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर है तो या तो वहाँ लक्ष्मण मंदिर होगा, राम जी का मंदिर होगा ऐसा करके, लेकिन वहाँ भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, खैर ताल से प्राप्त 215 मुद्राएं किस वंश से संबंधित है? 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 43, कल्चवी कालीन छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा गढ़ रायपुर शाखा में सम्मिलित नहीं था? तो 43 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, मारो व पंडर भट्टा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्न किस अभिलेख में रत्नदेव द्वितीय को 36 कलाओं का विधाता कहकर संबोधित किया गया है? आपने पढ़ा तो होगा कि 36 कला का विधाता किस कल्चवी राजा को कहते हैं? रत्नदेव द्वितीय को। लेकिन कौन से अभिलेख से संबोधित किया गया? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, कोनी अभिलेख, है ना, बिलासपुर का कोनी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 45, छत्तीसगढ़ का वह स्थान जो प्राचीन समय में शशिनगर के नाम से विख्यात था तथा जहाँ गुप्तकालीन विष्णु मंदिर व केवटीन मंदिर स्थित है। तो ये आप याद रख लीजिए, यहाँ से लिंक आपको मालूम चल गया होगा, गुप्तकालीन विष्णु और केवटीन मंदिर। ये केवटीन मंदिर क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ चुका है तो हो जाएगा, बताइए 45 का आंसर। कई लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट पाली, नहीं, सी, पुजारी पाली। एग्ज़ाम में आपको ऐसे घुमाने देगा, ऑप्शन ए मिलता जुलता रहेगा, बी भी मिलता जुलता, लेकिन वास्तविक आंसर रहेगा सी या डी। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के समझिएगा। अब इस एक क्वेश्चन से आपको और क्वेश्चन निकल सकते हैं कि प्राचीन समय में इसको शशिनगर के नाम से जाना जाता था। यहाँ गुप्तकालीन विष्णु मंदिर भी है पुजारी पाली में। ये पुजारी पाली कहाँ है दोस्तों? रायगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 46, ये एकदम ज़बरदस्त लेवल का क्वेश्चन है अभी तक से, एकदम कूट वाला, जैसा कि पीएससी देता है कथन। अब इसमें तो इन्होंने 3 कथन दिए हैं, है ना, तो पढ़ते हैं। कुछ कथन 1, बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे, लगभग 3 माह तक यहाँ की राजधानी में प्रवास किया। कथन 2,
जैन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से उल्लेखित किया गया है। कथन 3, सातवाहन काल में मिस्र का प्रसिद्ध ज्योतिषी टॉलेमी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त तो सभी सही हैं 46 में डी, है ना। आप सोच भी नहीं सकते होंगे इतना बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन कहीं से सेट हो सकता है करके, है ना। देख लीजिएगा दोस्तों आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 आते हैं। गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि का उत्कीर्ण किस शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा से प्राप्त हुआ है। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ए, है ना, मल्हार क्षेत्र से। गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि का उत्कीर्ण मल्हार क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, निर्माण कालक्रम के अनुसार क्रम में जमावे, मतलब कौन कौन से जो मंदिर है कब कब बना है उसको कालक्रम के अनुसार जमाना है। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 5 3 4 2। देख लीजिएगा दोस्तों आप, ठीक है। 48 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, बस्तर राजा अन्नमदेव द्वारा स्थापित टोंग बाबा मंदिर की जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जीर्णोद्धार करके लोकार्पण किया गया किस जिले में स्थित है। बस्तर राजा अन्नमदेव। अब 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सब जन सोच रहे होंगे सामने में दे दिया तो बस्तर राजा अन्नमदेव, तो बस्तर होगा नहीं। इसका जो राइट आंसर है बी, उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक है दोस्तों, 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आते हैं चित्रोत्पला, चित्ररंधा, मंजुला वाहिनी तथा मंदाकिनी वैतारिणीम कोशाम चापी महानदीम। ये जो उक्त पंक्ति है वो किस पौराणिक हिंदू ग्रंथ से हैं। तो बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन फिर से आ गया दोस्तों एक ठो। तो ये जो है महाभारत में उल्लिखित पंक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब अपने छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं उनके बारे में जो वर्णन है महाभारत काल से है, मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसकी थी। तो 51 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त की। 51 का आंसर दोस्तों ये अश्वमेधकर्ता की उपाधि समुद्रगुप्त की थी, इनका आंसर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, एलोरा की गुफाओं को पूर्ण कराया। तो एलोरा की गुफाओं को पूर्ण कराया 52 ए कृष्ण प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, ये आपके इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब 50 क्वेश्चन आपने छत्तीसगढ़ के पढ़ लिया, 50 क्वेश्चन आपको इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही गजब लेवल के। तो 52 नंबर एलोरा की गुफा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये जो एलोरा की गुफा जो बनवाया है कृष्ण प्रथम ने कौन से वंश के हैं, राष्ट्रकूट। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, अनंत चतुष्टय में शामिल है। 53 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनंत चतुष्ट ज्ञान दर्शन वीर्य आनंद, है ना। ये मतलब मेरे ख्याल से जो लग रहा है मुझे कि जैन धर्म से रिलेटेड हो सकता है अनंत चतुष्टय। ठीक है, इनका जो राइट आंसर है शामिल क्या है, ज्ञान, मतलब ये चतुष्टय मतलब 4 चीज़ हैं, ज्ञान दर्शन वीर्य आनंद, है ना। ये अलग अलग 4 चीज़ है, इसलिए इसको अनंत और चतुष्टय बोला है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से क्या सुमेलित है। तो सुमेलित का दोस्तों राजा और एक तरफ उनके अभिलेख हैं। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई, अच्छा सुमेलित नहीं है पूछा है तो नॉन ऑफ दिस है, मतलब ये सभी सुमेलित हैं। कुमारगुप्त भीतरगांव अभिलेख, स्कंदगुप्त करमदंडा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी अभिलेख, चौथा है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। 55 कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कलिंजर घेरा। तो दोस्तों इसमें आपको सीक्वेंस वाइज बताना है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए ही इसका राइट आंसर है दोस्तों। देख लेते हैं, पहले खानवा का युद्ध हुआ, फिर चौसा, फिर कलिंजर का घेरा, फिर सरहिंद का युद्ध और देवराई का युद्ध। ठीक है दोस्तों, ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्न पर विचार कीजिए। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन बोल रहा है कि तुजुके जहांगीरी फारसी भाषा में लिखित आत्मकथा है। कारण, फारसी मुगल भाषा की राजभाषा थी। तो 56 का दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करती है।
मतलब ये भी सही, ये भी सही, और उसकी व्याख्या भी करता है ना। लॉजिकली बात है दोस्तों। मुगल काल की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो बताइए दोस्तों 57। सम्राट हर्षवर्धन अपने समय में बहुत सारे कार्यों के लिए फेमस थे, और सबसे ज़्यादा ये जो धार्मिक महासम्मेलन होता था उसके लिए। तो ये हुआ था दोस्तों कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, कहा जाता है कि अभी का जो कुंभ मेला है वो सम्राट हर्षवर्धन के समय से चालू हुआ है करके। क्वेश्चन नंबर 58। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जल सेना प्रारंभ की थी दोस्तों, ये है ना 58 में ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, राजराज प्रथम ने। इसमें बोला जल सेना प्रारंभ की थी, है ना। तो जो राजराज प्रथम थे है ना, इन्होंने चालू किया था, और इनके बेटे राजेंद्र चोल ने अधिक विस्तार किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि श्रीलंका पे आक्रमण किसने किया था? तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका, है ना, श्रीलंका का। लेकिन इन्होंने केवल उत्तरी भाग को ही, कुछ भाग को जीता था। और कंप्लीटली श्रीलंका को किसने जीता था? तो उनके बेटे राजेंद्र चोल ने। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित योग मुँह में से कौन सा सही सुमेलित है ना। ये कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया है। ये मेरे ख्याल से दिल्ली सल्तनत में से है ना, सुमेलित करना है आपको। दिल्ली सल्तनत जो प्रशासन व्यवस्था था उसमें जो जो विभाग थे किसने किसने चालू किए, तो सही रूप से सुमेलित है पूछा है। तो 59 का जो राइट आंसर है हो जाएगा वो यही है, दीवाने बंदगाह फिरोज शाह तुगलक, है ना। दीवाने बंदगान जो था वो एक गुलामों का समूह था, है ना। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक अपने हर कार्य के लिए गुलामों का रखते थे, और काफ़ी मतलब हज़ारों की संख्या में इस गुलाम रहता था। उनके लिए एक समूह बना दिया गया था जिसके नाम था दीवाने बंदगान। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है ना। ये भी सही है 60, है ना। दूसरा, जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ सिद्धावास में शरीर का त्याग है, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष का अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। तो दोस्तों वो दोनों ही सही हैं। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। 60 का दोनों सही। 61। गुजरी महल किसने बनवाया था? 61 गुजरी महल किसने बनवाया था? बताइए दोस्तों। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मान सिंह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 62। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? 62 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बता देता हूँ, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ पे है बोलते हैं? तो अजमेर शरीफ में। आपने सुना होगा अजमेर शरीफ कहाँ है बोलते हैं? तो अजमेर शरीफ जो दरगाह किस लिए फेमस है? यही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के लिए। और इनके गुरु कौन थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी। क्वेश्चन नंबर 63। 2 स्पैम सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। 63 का आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर ने प्रारंभ किया था 2 अस्पा और सिंह अस्पा। ये दोस्तों ये 2 अस्पा सिंह अस्पा क्या है कि मतलब जो सैन्य व्यवस्था था, सैनिक, है ना, तो सैनिकों में एक पद होता था, है ना। ये घुड़सवारी वाले सैनिक से रिलेटेड होता था, पद का नाम है ये 2 अस्पा सिंह अस्पा। क्वेश्चन नंबर 64। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आने चाहिए। 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरु अंगद देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65। सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय माना गया है। तो सबसे प्राचीन दोस्तों यहाँ पे जो चारों जो संप्रदाय दिए, चारों अपने शैव संप्रदाय से संबंधित हैं। लेकिन जैसे शिव, है ना, शैव संप्रदाय मतलब शिव जी। तो शैव संप्रदाय में भी मानने वालों में कुछ कुछ अलग अपने अपने विचारधारा रहते थे। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 65 में डी, पाशुपत संप्रदाय को सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणों की खोज किसने की थी? तो 66 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, CL कार्लाइल, है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 67। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख किस क्षेत्र में किस में है? विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख
किस ग्रंथ में है ना। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, ललित विस्तार। ठीक है दोस्तों, ललित विस्तार में प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये ललित विस्तार किसकी रचना है। अगर पढ़ा होगा तो ज़रूर बता पाएंगे ये। ठीक है दोस्तों, ललित विस्तार किसकी रचना है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, आरण्यक। प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है आरण्यक, मतलब ये तीनों शामिल हैं। नाम देखिए, इसमें त्रयी यानी 3 चीज़ शामिल है। भगवत गीता, भगवत गीता का उपनिषद है, और दूसरा है ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ये तीनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 69 अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में सही क्या है। 69 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी हो जाएगा। आर्थिक विषय की जानकारी रुमिनदेई अभिलेख से मिलता है ना, सही है। अशोक के आर्थिक विषय की जानकारी रुमिनदेई अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70 सत्य कथन चुनिए। पहला है सुत्त पिटक में बुद्ध के नियमों का संकलन है। दूसरा है अभिधम्म पिटक का महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। तीसरा है त्रिपिटक की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। तो दोस्तों इसमें से सत्य कथन बताइए। 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा केवल 2, है ना, सी। 70 का सी, केवल 2 बस सही है। अभिधम्म पिटक का महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 71 दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में असत्य कथन है। तो 71 का आंसर बताइए दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के बारे में असत्य कथन पूछा ना, बस यहीं पे आप मार खा जाते हो। एग्ज़ाम में ध्यान देखना है, सत्य पूछे कि असत्य है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। देखते हैं, पहला है तराइन का तृतीय युद्ध, थर्ड युद्ध इल्तुतमिश व यल्दाज के बीच लड़ा गया था। आपने केवल तराइन के पहला और दूसरा युद्ध पढ़ा होगा, तो ये तीसरा युद्ध है दोस्तों, इल्तुतमिश और यल्दाज के बीच लड़ा गया था, सही है। दूसरा है इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी का गठन किया, ये भी सही है दोस्तों, है ना। तुर्कान चहलगामी ये गुप्तचरों की संस्था होती थी, हाँ, जिसमें 40 स्पेशल जासूस रहते थे, तो है ना, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। तीसरा है सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहला मकबरा का निर्माण कराया। तो 71 का सी गलत है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहला मकबरा नहीं बनवाया, बल्कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, अपने बड़े बेटे के जब मर गया उनका बड़ा बेटा, तो उनके लिए इसने पहला मकबरा बनवाया था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीता लिए, सही है। तो इसमें सी गलत है, बाकी ए बी डी गलत सही है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एतमाद दौला का मकबरा भारत में सर्वप्रथम संगमरमर निर्मित मकबरा है। दूसरा है पिट्रा ड्यूरा शैली भवन डिज़ाइन की एक शैली है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग ताजमहल के डिज़ाइन में किया गया। तो 72 का जो राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसमें केवल एक सही है ना, दूसरा गलत है। एतमाद दौला का मकबरा भारत में सबसे पहले संगमरमर निर्मित मकबरा है दोस्तों। ये जो एतमाद दौला का मकबरा है, इसको नूरजहाँ ने बनवाया था, है ना, और संगमरमर से निर्मित मकबरा है। और उसी मकबरे में पिट्रा ड्यूरा शैली का, है ना, पहले वो हुआ, डेवलप किया गया, है ना। लेकिन दूसरे में बोल दिया कि ताजमहल के डिज़ाइन में किया गया, तो पहला प्रयोग, लेकिन ये गलत है। कहाँ हुआ था पिट्रा ड्यूरा, वही एतमाद दौला के मकबरा में। दोस्तों ये पिट्रा ड्यूरा शैली क्या होता है ना। तो आपने कभी ताजमहल को अगर ध्यान से देखा होगा, तो ताजमहल में उसमें जो ऐसा यहाँ पे ऐसा लाइन फूल पत्ती का ऐसा डिज़ाइन बना रहता है, तो फूल पत्ती का जो डिज़ाइन रहता है उसी को पिट्रा ड्यूरा शैली बोल दिया जाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन सेट आप देख रहे हैं, इसको जो चैनल का लिंक है, यानी जॉब वर्ल्ड ग्रुप चैनल है टेलीग्राम में, आप चाहे सर्च कर सकते हैं, या तो उस चैनल का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स से देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, वहाँ डेली तरह तरह के नए नए क्वेश्चन भी टेस्ट होते रहते हैं दोस्तों, जो आप फ्री में अवेलेबल रहते हैं, आप उसको चाहे तो दिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। तो 73 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हल का टेराकोटा पूछा यानी बनावली से मिला है। क्वेश्चन नंबर 74 महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो महाभारत मूलतः यानी जय संहिता दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है जय संहिता। 74 का राइट आंसर डी, जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 74 के बाद आता है 75 सर्व छत्रांतक एवं अपरो परशुराम का
उल्लेख किसके लिए किया गया, यानी सर्व छत्रांतक या अपरो परशुराम का उल्लेख। तो 75 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनन। महापद्मनन को परशुराम की उपाधि भी इन्होंने लिया था, सर्व छत्रांतक की उपाधि भी। 76 में किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, याद ही होना चाहिए। खानवा का युद्ध है ना, बाबर और राणा सांगा के बीच बहुत ही फेमस है, 1527 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो ये भू राजस्व व्यवस्था अगर कभी भी आया दोस्तों अकबर काल में तो हो जाएगा आपका आंसर टोडरमल, ठीक है, राजस्व से संबंधित मंत्री थे ये। क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म से संदर्भ में सत्य कथन है। 78 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 व 3। यह मध्यम मार्ग है, बिल्कुल सही। अनीश्वरवाद एवं अनात्मावाद, दोस्तों ये अनात्मावाद नहीं, आत्मा को मानते थे बौद्ध दर्शन में। तीसरा है, इनमें सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए 8 मार्ग बताए गए हैं, उनको अष्टांगिक मार्ग कहते थे। तो 1 और 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरा में क्या गलत है कि अनात्मावाद नहीं, आत्मावाद थे, ये आत्मा को मानते थे, आत्मा को मानते थे। लेकिन एक और ध्यान दीजिएगा, आत्मा का पुनर्चक्रण नहीं होता, बल्कि इसमें जो पुनर्जन्म होता है वो कर्मों का होता है बोला गया है। एग्ज़ाम में आपको फंसा देगा कि आत्मा का पुनर्जन्म होता नहीं, बौद्ध दर्शन में कर्म का पुनर्जन्म होता है बोला गया है ये। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न कथन पर विचार कीजिए। वैष्णव धर्म अवतारवाद के सिद्धांत पर विचार करता है। दूसरा, वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ अमरकोश व गीत गोविंद है। तो 79 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दोनों सही हैं, ठीक है। वैष्णव धर्म अवतारवाद के सिद्धांत पर विश्वास करता है, कैसे सही है। वैष्णव धर्म मतलब विष्णु जी, अब विष्णु जी के 10 अवतार तो आपने पढ़ा ही होगा, मतलब कि अवतारवाद के सिद्धांत पर विश्वास करता है। दूसरा कि वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ अमरकोश और गीत गोविंद है, ये सही है दोस्तों, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा। 80, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वह गलत कथन का चयन कीजिए, है ना। तो गलत कथन चुनना है। पहला है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडवा है, बिल्कुल सही दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, ये भी सही है, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा स्टुअर्ट पिगट ने। तीसरा है, राखीगढ़ी को हड़प्पा का तीसरी राजधानी का दर्जा दिया जाता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। और डी, धौलावीरा में मध्यमा नगर के अवशेष मिले हैं, ये सही है। तो गलत कथन दोस्तों इसमें हो जाएगा सी, राखीगढ़ी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, बलबनी वंश के संदर्भ में सत्य कथन है, बलबनी वंश के संबंध में। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 व 4। इसने राजत्व का सिद्धांत लागू किया, बिल्कुल, और इसने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया, हाँ 2 और 4 सही है बोल रहा है। अभी तीसरा क्यों गलत है, अभी हम थोड़ी देर पहले देखा तुर्काने चेलगामी का विस्तार किसने किया था, है ना, इल्तुतमिश ने किया था। और ऊपर पहला बलबन ने कीलखोरी का दुर्ग का निर्माण कराया, ये गलत है, ठीक है। तो सत्य कथन पूछे तो 2 और 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, सुमेलित कीजिए दीवाने मुस्तक राज, डाक विभाग, सद्र उल सुदूर और न्याय विभाग। तो 82 में ये पूछा है कि आपको सॉरी ये मैच मेकिंग है 82, तो 82 का राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा बी आंसर, है ना, बी ये वाला राइट आंसर, आप इसको देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, सुमेलित नहीं है। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमेलित नहीं है पूछे हैं, तो बी, निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय सही है। और सी में दादू दयाल चिपटल संप्रदाय सही है, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय सही है। तो इस सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 84, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में सत्य कथन है। तो 84 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, बताइए, पहले देख लेते हैं। पहला इसमें लिखा है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने राज किया, बिल्कुल सही। दूसरा है, हरिहर द्वितीय ने कृष्णा नदी को विजयनगर व बहमनी राज्य के बीच का सीमा रेखा माना, है ना। तो ये गलत है दोस्तों, है ना, पहला सही है, दूसरा तो गलत लगा। तीसरा है, संगम वंश के बाद तुलु वंश ने किया, ये गलत है ना। आप मैं देख लीजिएगा इसमें जो 4 राजवंश हैं उसका क्रम। और चौथा सही है, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर का निर्माण कराया था। तो इसका 84 का जो सत्य कथन है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4।
क्वेश्चन नंबर 85 अमीर खुसरो की रचना नहीं है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमीर खुसरो की रचना ये हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में आ जाता है ये उठ के। 85 का आंसर हो जाएगा ए, आलमगीर नामा। दोस्तों आलमगीर किसको बोले जाते थे इतिहास में? औरंगजेब को। तो दोस्तों अमीर खुसरो तो औरंगजेब के आने से कई सदियों पहले मर चुका था। हाँ, तो ये तो हो नहीं सकता। तो बाकी सब है तुगलकनामा, किरान उस सादेन और खजाइन उल फतूह, ये है। क्वेश्चन नंबर 86 भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य हैं। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, हेलियोडोरस का बेस नगर ऑप्शन नंबर बी। 87 बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 87 का बताइए दोस्तों। पहला है बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। दूसरा है 3 गुफाओं को की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। सी है यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। और डी है यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। नहीं दोस्तों, तो ये डी ऑप्शन आपका गलत है। सबसे पहली बात, बराबर की पहाड़ी कहाँ है? ये आपके बिहार राज्य में है, बिहार में बराबर की पहाड़ी। ठीक है, अब बराबर की पहाड़ी ये अशोक के अभिलेख हैं। देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन बोल रहे 3 गुफाओं को दीवार पर अशोक के अभिलेख हैं। और अगले ही सी ऑप्शन में यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, मतलब आजीवक संप्रदाय वालों को समर्पित किया गया था ये। तो दोस्तों लॉजिक सी बात है, अशोक आपके दूसरी ईसा पूर्व में आया था, अब इसमें बोल रहे ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। इतना लंबा गैप तो हो नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 सर अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया गया। तो 88 आपको मालूम होगा दोस्तों, अकबर के बाद दारा शिको है ना, दारा शिको शाहजहाँ का पुत्र था। सर अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। 89 अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सत्य कथन है। 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 शासक और चलाए गए सिक्कों को सुमेलित कीजिए। 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, है ना, ए हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, इसको मैच कर लीजिएगा। 1 का ग यानी अकबर ने आना चलाया था। 2 का ख जहांगीर ने निसाब चलाया था। 3 का क शाहजहाँ ने संसद चलाया था। क्वेश्चन नंबर 91 ये कुछ करेंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार के लैंड एंड वेंचर श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। 91 का आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने नैना सिंह धाकड़ मैडम जी को मिला है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 ईरापल्ली नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए कोबरा बटालियन के जवान पूर्णानंद साहू को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो 92 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शौर्य चक्र से। क्वेश्चन नंबर 93 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड किस छत्तीसगढ़ हस्ती को प्रदान किया गया है? तो 93 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तीजन बाई। ठीक है, तीजन बाई को ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 94 छत्तीसगढ़ की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स इनोवेशन अवार्ड मिला? दोस्तों एलिट्स इनोवेशन अवार्ड मतलब कि है ना, तो ये मिला है आपके राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना को। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। क्वेश्चन नंबर 95 दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिपूर्ण पुरस्कार 2022 के संदर्भ में है, सही है? तो बताइए दोस्तों 95 का आंसर हो जाएगा सी। इसमें देख लेते हैं कूट वाला है क्या करके। तो हाँ, कूट वाला है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 1, 2 व 3। 1, 2 व 3 देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्ति पुरस्कार 2022 में 1, 2 व 3 मिले हैं। तो देख क्या है, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के पल्ली गाँव में हुआ था। और दूसरा छत्तीसगढ़ को कुल 12 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला। तीसरा ब्लॉक वर्ग पर पाटन और सूरजपुर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट ये पुरस्कार जो मिला है पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, ये किसके नाम पर है? दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मात्र 5 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 96 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में सही सुमेलित है।
तो 96 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो आपको जो है याद होना ही चाहिए, है ना। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बोल रहा है तो सवारी पोटारू, हाँ बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, ये उड़ान नाम से साउथ मूवी है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पॉपुलर में तान्हाजी द अनसंग। तीसरा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख जी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के किस थाने को उत्कृष्ट थाने का अवार्ड दिया है? तो 97 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कोहका मेटा नारायणपुर अवार्ड, सॉरी नारायणपुर थाने को बेस्ट थाना का अवार्ड मिला है, कोहका मेटन थाना। 98 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 97 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, लीलाधर मंडलोई को, है ना। ये याद रखिएगा, सॉरी 57, है ना, सीक्वेंस याद रखिएगा। 98 नंबर का 57 ज्ञानपीठ वो है लीलाधर मंडलोई जी को। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित स्मृति पुरस्कारों उनके प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सुमेलित कीजिए। हाल ही में दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार है, तो आपको मैच करना है, तो बता देता हूँ डायरेक्ट, इसके 99 का आंसर हो जाएगा वो है सी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रथम अक्टूबर को यह पुरस्कार दिया गया जिसमें लगातार 6वीं बार इंदौर प्रथम आया, ठीक है दोस्तों। दूसरा है बेस्ट परफॉर्मर श्रेणी में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ देश में क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर रहा। तीसरा है छोटे शहरों की श्रेणी में दुर्ग जिले का पाटन ईस्ट जोन में प्रथम स्थान व देश में दूसरे स्थान पर रहा। तो दोस्तों लास्ट का जो आंसर हो जाएगा डी, केवल मतलब 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है दोस्तों तो ये रहा 100 क्वेश्चन जिसको हमने आज डिस्कस किया है। और दोस्तों ये है आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी ऐप में भी आप जाके टेस्ट दिला सकते हैं, और उसमें कई सारे फ्री कंटेंट भी आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट की कीमत केवल 400 रुपये है। और इसका जो राइट टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या रहेगा दोस्तों ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये CGPSC प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है, आप तो देख सकते हैं 7 दिसंबर से चालू हो चुका है, और एक ही दिन मतलब 7, 11, 18, 21 ये सब चल रहा है। आप बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी नए लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये तो वही दे दिया रिपीट टाइप से करके, है ना। इसमें ऑनलाइन ऑफर प्राइस ये यहाँ था 200 मात्र, ऐसा करके कुछ। आप अधिक जानकारी लेके कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आगे वीडियो में मैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, उसमें आप जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसके PDF भी मिल जाएंगे और कई सारे क्वेश्चन नए और इसी तरह के टेस्ट के क्वेश्चन डेली फ्री में मिल जाएंगे दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।